तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रेनों को कुकर बम से उड़ा देंगे। दोस्तों कौन है ये आतंकी फरहतुल्ला घोरी, जिसने भारत को दी है सबसे बड़ी धमकी, मचा दिया है भारत में तहलका। जी हां दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है इस आतंकी के सरगना फरहतुल्ला घोरी ने। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। तो वही बताएंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नई चाल, अटारी वाघा बॉर्डर पर गिलानी की लगा दी तस्वीर, जिसके बाद क्या रहा रिएक्शन दोस्तों, तो वही बताएंगे। अमेरिका में फिर एक बार गूंजेगा मोदी मोदी के नारे। 24,000 लोगों ने पहले ही करा लिया रजिस्ट्रेशन। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के ग्रैंड वेलकम की सबसे बड़ी तैयारी की सबसे बड़ी खबरें बताएंगे। तो वहीं लगे हाथों बताएंगे यूक्रेन ने जंग में कर दिया बहुत बड़ा उलटफेर। दोस्तों रशिया की 100 बस्तियों पर किया कब्जा, इतने सैनिकों को भी पकड़ लिया। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां ट्रेनों को कुकर बम से उड़ा देंगे। आखिर आतंकी फरहतुल्ला घोरी ने यह बड़ी धमकी क्यों दी है दोस्तों, जिसने भारत को चिंता में डाल दिया। बता दें भारतीय ट्रेनों को प्रेशर कुकर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसीलिए भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान में छिपा बैठा यह आतंकी अचानक 22 साल बाद सामने आया और उसने एक वीडियो जारी करके भारत को धमकाया। वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान के आतंकियों के एक और नापाक मंसूबे के बारे में पता चल गया। आतंकी भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते भारत अलर्ट पर है। ये जानकारी भी मिली है कि देश के कई हिंदू नेता आतंकियों के निशाने पर है। आतंकी भारत में स्लीपर सेल फैला रहे हैं, जिनके जरिए वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार आतंकी घोरी ने वीडियो जारी करके धमकी दी है कि भारतीय रेलवे को पटरी से उतार देंगे, प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करके ट्रेनों में विस्फोट करेंगे, पेट्रोल और गैस पाइपलाइन उड़ा देंगे। हिंदू नेता हमारे निशाने पर है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार वीडियो करीब 3 सप्ताह पहले टेलीग्राम पर वायरल हुआ था, जिसकी खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो वो सही निकला। अब भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी एनआईए लगातार देश भर में होने वाले हादसों पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रेन हादसों को आतंकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों कि कौन है ये फरहतुल्ला घोरी। दरअसल घोरी भारत में भगौड़ा घोषित है। वो पिछले कई साल से पाकिस्तान में छिपा बैठा है और अब अचानक सामने आया है। घोरी को अबू सुफियान, सरदार साहब और फारू भी कहा जाता है। गुजरात में साल 2002 के अक्षरधाम मंदिर पर हमला उसी ने करवाया था। साल 2005 में हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए हमले में उसका हाथ था। घोरी के बारे में खुफिया एजेंसियों को सुराग मिला था कि वो ऑनलाइन जिहादियों की भर्ती कर रहा है। वो आतंकियों का हैंडलर है। दिल्ली पुलिस द्वारा पुणे से गिरफ्तार किए गए ISIS मॉड्यूल के आतंकियों ने पूछताछ में घोरी का नाम लिया था। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ मिलकर घोरी ने ही बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट कराया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये था काला चिट्टा इस घोरी का, जिसने इस बार भारत के ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी है, रेल को डीरेल करने की कोशिश की धमकी दी है, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले पाकिस्तान की बड़ी और नई चाल, अटारी वाघा बॉर्डर पर गिलानी की लगा दी तस्वीर। जी हां, पाकिस्तान ने अटारी यानी भारत और वाघा यानी पाकिस्तान में संयुक्त चेक पोस्ट पर झंडा उतारने के समारोह स्थल पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दिवंगत कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की एक बड़ी तस्वीर लगाई है। सीमा पर सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर का प्रदर्शन ऐसे समय में किया गया जब हाल ही में आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत पाकिस्तान भू राजनीति विशेषज्ञ रविंदर सिंह के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसे भारत को लक्षित करके जानबूझकर किया गया उकसावा बताया है। गिलानी कश्मीरी अलगाववादी आंदोलन में एक प्रमुख और बेहद विवादित व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनकी तस्वीर प्रदर्शित करना तनाव पैदा करने और भारत की तरफ से प्रतिक्रिया लेने के उद्देश्य से किया जा सकता है। दोस्तों बॉर्डर पर गिलानी का फोटो लगाकर पाकिस्तान शायद अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहा होगा, क्योंकि मौजूदा समय में पाकिस्तान की माली हालत की वजह से महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान में लोग बिजली के बिल से काफी परेशान हैं। रविंदर सिंह ने कहा कि कश्मीर मुद्दा उठाकर शायद पाकिस्तान देश में राष्ट्रीय भावना को तेज करना चाह रहा हो। मौजूदा समय में पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में सीमा पर गिलानी का फोटो लगाना पाकिस्तान की एक चाल हो सकती है, ताकि पाकिस्तानी जनता के माइंड के साथ खेला जा सके, सरकार के खिलाफ वो आवाज ना उठाए, ऐसे में राष्ट्र की भावना उनके अंदर पैदा की जा सके। ऐसे में इस नए चाल के लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों? पाकिस्तान को कैसे आप जवाब देना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें अमेरिका में फिर गूंजेगा मोदी मोदी। 24,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की ग्रैंड तैयारी। दोस्तों बता दें यूनियन डेल लॉन्ग आइलैंड कार्यक्रम के लिए पंजीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका भर में 590 सामुदायिक संगठनों के माध्यम से आए हैं, जिनमें से सभी ने वेलकम पार्टनर्स के रूप में साइन अप किया है। एक प्रमुख आयोजक ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। सीटों की संख्या बढ़ाने
बढ़ाने और अंतिम सीट आवंटन के लिए वेलकम पार्टनर्स के साथ समन्वय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। IACO ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मोदी और अमेरिका कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय की परस्पर जुड़ी विविधता का जश्न मनाएगा। इसमें यहूदी, पारसी, जैन, ईसाई, सिख, मुस्लिम और हिंदू जैसे विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्य शामिल हो। इसके अलावा हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती जैसे भारत की विविध भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल की यात्रा मोदी द्वारा अमेरिका में महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्यक्रमों में दिए गए पिछले संबोधनों के बाद हो रही है। सितंबर 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण दिया था। 2019 में भी उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन में कार्यक्रम में संबोधित किया था। ऐसे में क्या आप बता सकते हैं दोस्तों, 2019 में जो कार्यक्रम हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, उस कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया था, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, यूक्रेन ने जंग में किया बहुत बड़ा उलटफेर, रशिया की 100 बस्तियों पर कब्जा, 600 सैनिकों को पकड़ा। जी हाँ, पुतिन के सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़े उलटफेर हुआ है। यूक्रेन ने रशिया में घुसकर उसके इलाके कुजर्क में 100 बस्तियों और लगभग 600 सैनिकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के शीर्ष जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि यूक्रेन ने कुजर्क क्षेत्र में अपने अभियान के दौरान 594 रूसी सैनिकों को पकड़ा है। उन्होंने पहली बार इस आंकड़े का खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने अपने 3 सप्ताह लंबे अभियान के दौरान 100 बस्तियों पर भी कब्जा किया है। मंगलवार को इंटरफैक्स यूक्रेन समाचार एजेंसी ने सिरस्की के हवाले से कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, रूसी सैनिकों को महत्वपूर्ण नुकसान हो रहा है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि रशिया ने अन्य क्षेत्रों से लगभग 30,000 सैनिकों को कुजर्क में फिर से तैनात किया है और यूक्रेनी बलों को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पुतिन के सैनिकों का वाकई में तगड़ा नुकसान भी हो रहा है दोस्तों। तो वहीं बता दें, रूस को हराने के लिए जेलेंस्की की विजय योजना बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को दिखाएंगे अपना प्लान। जी हाँ, जेलेंस्की ने कहा है कि रूस में घुसकर आक्रमण करना एक विजय योजना का हिस्सा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने वो इसे पेश भी करेंगे। विजय योजना की सफलता राष्ट्रपति बाइडेन पर निर्भर करेगी। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को भी इसे दिखाया जाएगा। बता दें कि अगस्त से ही यूक्रेन की सेना रूस पर भारी दिखाई दे रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुजर्क क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। अभी तक रूसी सेना पीछे नहीं हटा पाई है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन ने अब तक 1294 वर्ग किलोमीटर रूसी क्षेत्र और 100 बस्तियों पर कब्जा किया है। तो दोस्तों वहीं बता दें, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना पाकिस्तान की मजबूरी है या फिर भस्मासुर बने चाइना से एससीओ को बचाने की चाल? बता दें, पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित करेगा। इस साल पाकिस्तान अक्टूबर में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करने जा रहा है। वो इस समय सम्मेलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक निजी चैनल पर यह बयान उन अटकलों के बीच दिया जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी एससीओ बैठक में शामिल नहीं होंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेगा, इस पर आसिफ ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आसिफ ने यह भी कहा कि भारत ने जुलाई 2023 में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते समय तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को आमंत्रित किया था। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी जी को बुलाना पाकिस्तान की मजबूरी है या फिर भस्मासुर बन बैठे चीन से एससीओ को बचाने की चाल? देखते हैं भारत की जनता, हमारी ऑडियंस की क्या है इस पर अपनी पर्सनल राय। तो वहीं बता दें, हर मिनट 685 राउंड फायरिंग AK-47 से भी ज्यादा रेंज। जी हाँ, बॉर्डर पर इस खतरनाक राइफल से लैस होंगे अपने जवान। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के लिए 73,000 और SIG सॉयर 716 असॉल्ट राइफल मंगाई जा रही है। इसकी जानकारी कंपनी SIG सॉयर ने खुद दी है। इस डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1,45,000 से भी ज्यादा सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। ये खास राइफल चीन पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भारतीय शूरवीरों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। इससे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना की ताकत और जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। सिग सॉयर कंपनी के CEO रॉन कोहेन ने जानकारी दी है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी ने हमें दोबारा ये बंदूक भेजने का ऑर्डर दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस गन की खासियतों की वजह से ही पहले ही असॉल्ट राइफल को LAC और LOC में तैनात जवानों को दी गई थी। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफलों में से एक मानी जाती है। दोस्तों वहीं बता दें, ईरान ने पाकिस्तान को दे दी आखिरी चेतावनी। पहले से ही कंगाल जिन्ना का देश होगा बर्बाद, 10 सितंबर तक का टाइम। दोस्तों, पहले से ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये संकट खड़ा किया है ईरान ने, जिसने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपना आखिरी नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 180 दिनों की पूर्व विस्तारित समय सीमा के दौरान गैस पाइपलाइन का निर्माण नहीं करता है तो तेहरान के पास सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थता न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है। अगर ईरान इस मामले को मध्यस्थता न्यायालय में ले जाता है तो वो $18 अरब के हर्जाने की मांग करेगा, जिसके बारे में वो पहले ही कहता रहा है। देश की दिवालिया होने से
बचाने के लिए IMF की खैरात पर चल रहे पाकिस्तान के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को 2014 में पूरा होना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से पाकिस्तान इससे पीछे हट गया था। दोस्तों वहीं बता दें, एक तरफ ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है, तो वहीं दूसरी ओर आज हम आपको बता रहे हैं एक और धमकी खबर, जहां 48 घंटे के अंदर बलूचिस्तान खाली करे चीन। नहीं तो बता दें दोस्तों किसकी धमकी से बढ़ गई पाकिस्तान की टेंशन। दरअसल पाकिस्तान के अशांत कबायली जिले खैबर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो TTP और उसके 2 सहयोगी समूहों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए व्यापक अभियान में एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर समेत 25 आतंकवादी मारे गए, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने TTP का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा कि यह अभियान पुख्ता खुफिया जानकारी पर आधारित थे और इससे फितना अल खवारिज और उसके सहयोगियों को बड़ा झटका लगा। बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों ने अब तक 25 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें इसका सरगना अबू जार उर्फ सद्दाम शामिल है। जी हां, बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए चीन और पाकिस्तान को 48 घंटे के अंदर बलूचिस्तान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि चीन द्वारा शुरू किए गए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चीन सिर्फ खुद का फायदा देख रहा है और स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो दोस्तों वहीं बता दें, ग्रीस के कदम से कंगाली की कगार पर पहुंचा तुर्की, टूरिस्टों ने जाना किया बंद, होटलों को भरना हुआ मुश्किल। जी हां, तुर्की का पर्यटन उद्योग दुनिया में सबसे अच्छी कमाई करता आया है, लेकिन इस बार ये गर्मी में आश्चर्यजनक मंदी का सामना कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में कमाई और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जमीन की हकीकत इससे अलग है। होटल उद्योग में बड़ी गिरावट देखी गई है। स्थानीय स्तर पर भी लोग छुट्टियों के लिए तुर्की से बाहर जा रहे हैं, जिसके पीछे का एक कारण ग्रीस भी माना जा रहा है, जिसने हाल ही में नए वीजा शुरू किए हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन उपभोक्ता परिसंघ टोकोनफेड के मेहनत जेम ने कहा कि वर्षों में पहली बार है जब तुर्की के होटल अपने कमरों को भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, इमरान खान को ISI और सेना प्रमुख से जान का खतरा, कहा मुझे अगर कुछ भी हुआ तो इनकी ही जिम्मेदारी होगी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल में अपनी जान को खतरा बताया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने कहा है कि अगर जेल में उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए सेना प्रमुख असीम मुनीर और ISI चीफ को जिम्मेदार माना जाएगा। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें अदियाला जेल में खराब हालात में रखा जा रहा है। इसको लेकर खान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ISI मेरे जेल से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो सेना प्रमुख और ISI के डायरेक्टर जनरल इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने दावा किया कि उनका सेल ओवन की तरह है, जिस कमरे में रखा गया है वो एक ओवन की तरह, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस सरकार ने जमात इस्लामी से हटाया प्रतिबंध, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हुई बल्ले बल्ले। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की मुख्य इस्लामी पार्टी है जो धार्मिक कट्टरपंथ के लिए कुख्यात है। सरकार ने प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि उसे जमात इस्लामी के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। उस पर छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जो हसीना के खिलाफ विद्रोह में बदल गया। इसी विद्रोह और हिंसा के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त को इस्तीफा देकर भागना पड़ा था। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब पाकिस्तान से गोला बारूद की नई आपूर्ति चाहती है। ढाका ने पाकिस्तान से तोप खाने के गोला बारूद की नई आपूर्ति का आदेश दिया है। यह आदेश शेख हसीना के सत्ता से हटने के कुछ ही दिनों बाद दिया गया था। गोला बारूद का इस्तेमाल आर्टिलरी गन में किया जाएगा, जो 30 से 35 किलोमीटर के बीच के लक्ष्यों पर फायर कर सकती है। अब वैसे में दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गोला बारूद की मांग भी की तो किस देश से ही की है, जो खुद असहाय है वो बांग्लादेश को क्या सहायता देगा। तो वहीं आपको बता दें, अब अमेरिकी सेना का दिमाग पढ़ेंगे। भारत के कर्नल राजनाथ सिंह के हालिया दौरे में बड़ी बात हो गई। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया अमेरिकी दौरे में भारत के रक्षा समझौतों के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया। भारत और अमेरिका के बीच 2 प्रमुख समझौते हुए। इनमें एक भारत को अमेरिका की तरफ से रक्षा रसद की आपूर्तियों के लिए की गई डील सोसा यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट्स है। दूसरी डील के तहत भारत को अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों में लाइजन अफसरों की तैनाती की अनुमति मिल गई है। सोसा जहां इंडो यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को और मजबूती देगा, वहीं लाइजन अफसरों की तैनाती के समझौते के तहत अब फ्लोरिडा स्थित अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में कर्नल रैंक के एक भारतीय अफसर की तैनाती सुनिश्चित होगी। इसी डील में एक और अफसर को हवाई स्थित इंडो पैसिफिक कमांड में भी तैनाती मिलेगी। अलग अलग अमेरिकी कमांड में भारतीय सैन्य अफसरों की तैनाती कोई आम बात नहीं है। दोस्तों वहीं बता दें, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से बंद बुलाए जाने पर बवाल मच गया। बुधवार दोपहर को सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान ममता बनर्जी
ने बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा का पूरा आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में आग लगवा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वे बंगाल में ऐसा करेंगे तो मणिपुर में भी यही होगा। ममता बनर्जी ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का दिन उन महिलाओं को समर्पित जिन्हें अत्याचार सहना पड़ा है, खासतौर पर आरजी कर वाली बेटी के लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने आज बंद बुलाया है। बीजेपी वास्तविक आंदोलन पर पानी डाल रही है, षड्यंत्र करके बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों अपना बचाव करने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने खुद कमान को संभाल के। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, कोलकाता हॉरर पर पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आया बयान। कहा, मैं निराश और डरी हुई हूँ, बस अब और बहुत हुआ। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर समाज को झकझोरा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर जैसी वारदातों पर पहली बार खुलकर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद 12 वर्षों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी बेहद अप्रिय है। उन्होंने कहा कि मैं इस वारदात को लेकर निराश और डरी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया। समाज को ईमानदार निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। जरूरत है कि समाज खुद से कुछ कठिन सवाल पूछे। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना ईमानदारी से करे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिलते अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।